हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 1 के इस नए क्लास में। हम अपने सिलेबस के टॉपिक को लेते हुए आगे हम कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल के बारे में इस क्लास में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस स्टडी कर लिया है और उसी के कॉम्बिनेशन से अब हमें हीट इंजन के कंसेप्ट को लेके पढ़ना है। और उसका सबसे बेटर और सबसे बेस्ट एग्जांपल 1850s के एरा में सादी कार्नो नाम के एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने दिया था। उस कंसेप्ट को स्टडी करके कार्नो इंजन, जिसका नाम है, एक हीट इंजन है। और इंजन शब्द जब भी आता है इसका मतलब है कि हम हीट के थ्रू किसी न किसी टाइप का मैकेनिकल वर्क कराना चाहते हैं। मैकेनिकल वर्क मतलब मशीन से कोई काम लेना, भौतिक रूप से काम लेना, वो हीट के वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का यूज़ करके कुछ इस तरह का एक चीज़ हम बनाना चाहते हैं। ये मेन उद्देश्य होता है और यही थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल का डायनेमिक्स का कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्नो इंजन या कार्नो चक्र जो वर्ड, उसमें साइकिल एक वर्ड जुड़ा हुआ है, उससे पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको आपके सिलेबस में लिखी हुई है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कि एक आपसे लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही स्पष्ट है कि रिवर्स हो सकता है। मतलब प्रोसेस, निकाय जिन अवस्थाओं से गुजरता है उस अवस्था से वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है। सपोज एग्जांपल के लिए जितने आइसोथर्मल प्रोसेस और जितने एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं। आगे डीप में इसको और जानेंगे, अभी केवल स्टेटमेंट वाइज जानते हैं। और एक होगा इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल कहने का मतलब है कि आप उसको एक ही दिशा में चला सकते हो, रिटर्न डायरेक्शन में हम उसको परफॉर्म नहीं करा सकते। ठीक, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक तरह से उसको रिटर्न करके फिर से लोहा नहीं बना सकते। और बहुत सारी चीजें एग्जांपल में आएंगी, जूल केल्विन इफेक्ट भी इसका एग्जांपल है। बट आप एक कॉन्सेप्ट ये जानिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो उसे एक राउंड अप में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक छोटा डेफिनेशन, साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब कोई भी एक साइक्लिक प्रक्रम वह थर्मोडायनेमिकल कंडीशन है, अवस्था है, जिसमें कोई निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हुए, एक पाथ डिफाइन होता है थर्मोडायनेमिकल पाथ, और विभिन्न परिवर्तनों से होकर गुजरते हुए वह अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, प्रारंभिक स्थिति पे लौट आता है, जहां से चलता है वहां तक फिर से लौट आता है। तो इस तरह के एक प्रोसेस को एक साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है हमारा, जो कार्नो इंजन या कार्नो साइकिल जो हमारा होता है वो अपने आप में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। इस चीज़ को और ज़्यादा डीप में आगे अपन जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन कार्नो इंजन के पार्ट्स का। ठीक, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह में हमको लिखना नहीं है, हमको कार्नो साइकिल और कार्नो थ्योरम पे कंसंट्रेट करना है और वही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कार्नो साइकिल आप समझेंगे, उसके कंक्लूजन्स को लेते हुए फिर कार्नो ने जो थ्योरम दिया है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फाउंडेशन रहेगा, फंडामेंटल रहेगा, उस पर बात करेंगे। तो पार्ट्स को केवल एक डायग्राम से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कार्नो के इंजन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। मेन पर्पस क्या है, हीट से किसी न किसी टाइप का मैकेनिकल वर्क लेना। ठीक, तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल है वो पूरी तरीके से घर्षण रहित है। उसमें कोई भी घर्षण से एनर्जी का लॉस नहीं होता, पूरी तरीके से वो फ्लेक्सिबल है। और ये पिस्टन इसमें लगा हुआ है जो आगे पीछे मूव कर सकता है। ये वर्किंग सब्सटेंट है। वर्किंग सब्सटेंट में हम गैस, वही आपका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस जो भी आप ले लीजिए, वो यहाँ पर हो गया। ठीक, ये वाला पोर्शन जो इसका कंडक्टिंग पोर्शन है, ये तो हल्के रेड लाइन से या क्या बोलते हैं पिंक लाइन से ये जो पोर्शन इसको अपन दिखा रहे हैं, ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि कंडक्ट हो सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान इस दीवार से हो सकता है। ये इंसुलेटेड है, बाकी चीज़ें इधर से इंसुलेटेड हैं, वहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। फिर हम तीन चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक होता है स्रोत, जिसे सोर्स कहेंगे। स्रोत वो है जो जहाँ से आपका वर्किंग सब्सटेंट अपनी ऊष्मा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, और ये वाला सरफेस इसका कंडक्टिंग है,
मतलब इसको जब इसे कांटेक्ट में रखेंगे तो आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। इसको टेम्परेचर T1 पे रखते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन है। एक स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड है मतलब ये केवल एक स्टैंड, नाम से ही स्पष्ट है। स्टैंड मतलब इस चीज को केवल कुछ समय के लिए यहाँ पे रखने के लिए। यहाँ से किसी भी प्रकार के ऊष्मा का आदान प्रदान आपके निकाय से बाहर नहीं होता। और फिर एक सिस्टम सिंक है। सिंक का ये वाला पोर्शन, ये वॉल भी कंडक्टिंग है, ठीक, ये भी कंडक्टिंग है, ठीक। कंडक्टिंग है मतलब जब आप अपने सिस्टम को, सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से भी ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। सिंक को टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रखा गया है वो T2 होता है। इन जनरल स्रोत का टेम्परेचर अधिक एज कंपेयर टू सिंक के टेम्परेचर से होता है, ठीक है। ये आगे और इस चीज का बहुत अच्छा एक आउटपुट है, आप आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए इतने पार्ट्स आपके कार्नो इंजन में होते हैं, ठीक है। अब जो कार्नो चक्र है उसको समझते हैं। कार्नो चक्र क्या होगा? तो किसी इंजन में होने वाली प्रक्रियाओं को जो होती हैं, जनरली जो हमारे इंजन है, जितने इंजन आप देख रहे हैं वो बाद में उसको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन का भी नाम दिया गया। तो किसी भी इंजन में होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, मतलब रिवर्सिबल होती है, ठीक। तो इस प्रकार एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया में प्रेशर और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से एक समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रमों के विभिन्न चक्रों से, ठीक, विभिन्न चक्रों से या विभिन्न प्रक्रियाओं के वक्रों का एक क्रम होता है जो कि कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, जिसे ही हम क्या कहेंगे? कार्नो चक्र के रूप में जाना जाता है, कार्नो चक्र कहा जाता है। तो एक इंजन के प्रक्रिया की वह एक विधि जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं को, मतलब समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इन सबको एक उत्क्रमणीय साइकिल से प्रदर्शित किया जाता है। और चूंकि एक इंजन से रिलेटेड है इसलिए इस स्पेसिफिक इसको कार्नो के नाम से कार्नो साइकिल कहा जाता है। एक्चुअल में एक साइक्लिक प्रोसेस ही है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसके पार्ट्स हो गए। अब हमें देखना है कि कार्नो चक्र में कितना काम हमें करना है, ठीक। तो कार्नो इंजन जो है क्वासी स्टैटिक ऑपरेशन है, इसको हिंदी में भी क्वासी स्टैटिक ही बोलते हैं। तो क्वासी स्टैटिक ऑपरेशन कहने का मतलब है कि जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो बहुत 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 स्लो तरीके से होगा, वेरी 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 स्लो, ठीक, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी स्टैटिक ऑपरेशन किसी भी इंजन के प्रोसेस में, ठीक। तो चूंकि चक्र है, तो चक्र है तो मैं पहले आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूं यहाँ पर कि चक्र है तो ये किस तरह से रहेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी इसके डायग्राम को एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए हमें नहीं निकला है, हमें मैथमेटिकली चलना है, ठीक। तो ये डायग्राम देखें आप लोग, ये डिफाइन किया हुआ है। कोई निकाय जो सिलेंडर, आप अब उस पर्टिकुलर 4 पार्ट के डायग्राम को अपने माइंड में विजुलाइज करके रखिएगा। कोई इंजन अपने इनिशियल पोजीशन पे ए पर है, ठीक, वो आइसोथर्मल प्रोसेस से पॉइंट बी पे जा रहा है। एडियाबेटिक, अच्छा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, विस्तार, प्रसार। तो आइसोथर्मल प्रसार से वो पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर एडियाबेटिक प्रसार से पॉइंट सी पे जा रहा है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन से, संपीड़न से, वो पॉइंट डी पे जा रहा है, और एडियाबेटिक कंप्रेशन से या संपीड़न से फिर वापस पॉइंट नंबर ए में आ रहा है। तो ऐसा करके एक कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 2 आइसोथर्मल, जिसमें से एक कंप्रेशन है, एक आपका एक्सपांसन है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें एक कंप्रेशन है, एक आपका एक्सपांसन है, ठीक। इस पॉइंट पर प्रेशर एंड वॉल्यूम, चूंकि ये पीवी डायग्राम है, ठीक, प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ हम लोग ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट प्रेशर एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट में P1 V1, P2 V2, P3 V3 एंड P4 V4 है। और हम एरिया डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करें जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग करते हैं, तो उस कंसेप्ट में आप ये डॉट लाइंस जो हमने खींचे हुए हैं, जो इस साइकिल के चारों सिरों को हमारे इस बेस लाइन से मिलाता है, तो उस हिसाब से हमारे पास ABCD और EFGH ऐसे सीरीज वाइज एक नेमिंग हमने दी हुई है। अब हमें, अब चूंकि इससे जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना काम करना पड़ता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना काम करना पड़ता है ये हम पढ़े हैं ना, उसको ही लेके यहाँ पे चारों स्टेप के लिए और बेसिक कंसेप्ट जो इंजन के लिए हमने, या निकाय पे काम, निकाय के ऊपर काम, निकाय के द्वारा काम, उन सबको लेके इस चीज को आगे डील करेंगे। तो जब भी आप कार्नो साइकिल को एक्सप्लेन करें तो डीप में डेरिवेशन ना करें,
क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन है ये आपसे पूछा गया है तो वहाँ डिटेल में करिएगा। यहाँ आप उसके फैक्ट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांसन। सबसे पहले, और ये कैसे होगा, इस डायग्राम को आप इमेजिन करिएगा। हम क्या करते हैं, इस हमारे सिलेंडर को सबसे पहले उठा के ले जाके रख देते हैं सोर्स के ऊपर। अब चूंकि इनके ये वॉल कंडक्टिंग है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वर्किंग सब्सटेंट जो है आपका, जो गैस यहाँ पे भरी है, कायदे से यहाँ पे 1 मोल गैस को लिया जाता है स्टडी के लिए। तो ये जो 1 मोल गैस इसमें भरी हुई है वो सोर्स से उष्मा प्राप्त करेगी, Q1 उष्मा। ठीक, कितने ताप पे है और सोर्स हमारा T1 ताप पर है। और ठीक, तो ये पहला प्रोसेस है। और उष्मा को लेके गैस का क्या होगा जी, एक्सपांसन होगा, प्रसार होगा। और चूंकि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, बहुत 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 स्लो यहाँ इसको परफॉर्म करना है। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो वर्किंग सब्सटेंट है, जो निकाय है, वो पॉइंट नंबर ए से आइसोथर्मली एक्सपैंड होकर पॉइंट नंबर बी तक पहुंचता है, जिस ड्यूरेशन में हमें W1 कार्य करना पड़ता है। आइए मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है आपको, मैथ्स में बात करिए थर्मोडायनेमिक्स को, इसलिए जितना मिनिमम यहाँ पे हो सके उतना अपन डाले हैं। एग्जामिनर आपके थ्योरी को नहीं देखा गया यहाँ पर, इस चीज़ को देखेगा एंड कंक्लूजन्स को देखेगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है जी, पहला स्टेप क्या है हमारा, समतापी प्रसार हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांसन हो रहा है। इस स्थिति में पॉइंट नंबर ए P1 V1 एंड T1 बिकॉज टेम्परेचर ऑफ स्रोत या सोर्स इज T1 एंड पॉइंट नंबर बी पे जब पहुंचोगे तो वो प्रेशर हो जाएगा P2, चेंज होगा, वॉल्यूम हो जाएगा V2, बट टेम्परेचर इज T1 बिकॉज देयर आर आइसोथर्मल एक्सपांसन। समतापी प्रसार का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ताप नियत रहता है, मतलब ए से बी तक पहुंचने में आपके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा गैस के एक्सपांसन में। तो अर्थात निकाय या मतलब जो गैस है, स्रोत से कहाँ से, Q1 उष्मा, सोर्स से Q1 उष्मा लेता है, कितने ताप पर, T1 ताप पर, और हमें काम करके देता है, W1 काम करके देता है। मतलब Q1 इज इक्वल टू W1 के बराबर। ठीक, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दी गई उष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। इस चीज को ही यहाँ पे लिखा गया है। और वो किसके बराबर होगा जी, V1 से V2 PdV। वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, प्रेशर एंड dV आप जानते ही, वर्क का डेफिनेशन है। आप जब इसमें P के जगह आदर्श गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT लगाएंगे और पुट करेंगे, याद करेंगे जस्ट पिछले क्लास का कंक्लूजन, तब हमें ये पूरा रिजल्टेंट सॉल्व होके मिलने वाला है कि RT1 लॉग ई बेस पे V2 अपॉन V1, जो कि आपके एरिया ABGE को दिखाता है। देखिए कौन सा बोल रहा है, A B, ये G और E और ये वाला A, इस शेप के एरिया को इंटीग्रेशन के पोर्शन में दिखा रहा है। ये वो किया गया कार्य है ऐसे। ठीक, तो ये चीज हम पिछले क्लास में निकाल के आए हैं ना, इस चीज को यहाँ पे पुट आउट करना है और रिमेंबर करके चलना है। तो पहला वर्क ये निकाल लिए। दूसरे पोजीशन पे जैसे ही पॉइंट बी पे होता है, हम इसका एडियाबेटिकली एक्सपांसन करते हैं। एडियाबेटिक एक्सपांसन करते हैं तो एडियाबेटिक का कंसेप्ट क्या है इस सिस्टम में, देखिए अब हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर बी के पहुंचने के बाद अपने इस सिस्टम को उठाकर स्टैंड में रख देते हैं। अब स्टैंड में रख देते हैं तो यहाँ ये ना तो ये किसी एनर्जी का सोर्स है और ना ही यहाँ से उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, मतलब एडियाबेटिक एक्सपांसन यहाँ पे शुरू होता है। तो गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज से जो भी चीज़ें एक्सपैंड करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो यहाँ पे होगी। ठीक, पिस्टन का मूवमेंट मैकेनिकल एनर्जी को शो करेगा। तो जब आप स्टैंड पे रख दोगे तो वो पॉइंट नंबर बी से सी तक मोशन होगा, मूव होगा। दैट केस में प्रेशर P2 से P3, वॉल्यूम V2 से V3 और टेम्परेचर, चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी भी टाइप के हीट का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ठीक, इसलिए आपके इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होगा, जैसा होना है होगा, बट हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में जो गैस है वो कूल डाउन होता है। ठीक, जो उसका लोअर स्टेट का टेम्परेचर होता है वो फर्स्ट स्टेट से कम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, वो फॉल आउट होकर टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कम रहेगा एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर बी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, नॉट टेम्परेचर। तो अब देखिए इस स्थिति में डायग्राम को लेते हुए करते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए
हाँ, इस स्थिति में पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, पॉइंट नंबर सी के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, बीसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। चूंकि इस स्थिति में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, मतलब निकाय का ताप T2 पर पहुंचकर एडियाबेटिकली वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ताप क्या होगा जी, घटेगा। बाहर से तो ऊष्मा नहीं दे रहे हो, तो ऊष्मा कहाँ से लेंगे, इंटरनल एनर्जी से लेंगे। इंटरनल एनर्जी से लोगे तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो T2 लेकर वो W2 काम करता है। अब एडियाबेटिक कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको 2-4 स्टेप डाला है। वर्क W2 इज इक्वल टू V3 V2 से V3 PdV। अब एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाला हमने पढ़ा है, इसको डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पे P की वैल्यू आप पुट करेंगे K/V की पावर गामा, इंटीग्रेशन करिएगा, फाइनली इंटीग्रेशन करके ये चीज आपको मिलेगा। ठीक, ये चीज आपको आता है, ये पहले क्लास में हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो दिस अ कंक्लूजन। और ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, BCHGB। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, देखिए BCHG और B, ये वाला पोर्शन, ये केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नीचे तक पूरा इंटीग्रेटिंग डायग्राम के ये वाले पोर्शन तक, ये आपके उस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस C से D तक। अब हम क्या करते हैं, फिर से अपने सिस्टम पे आते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एडियाबेटिक एक्सपांसन, तब आप इसको अपने सिस्टम को उठाकर सिंक के ऊपर रख देते हैं, और सिंक का ये वाला पोर्शन कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो कंडक्टिंग है, इसलिए अब आपका, और चूंकि ये आइसोथर्मल हम संपीड़न करेंगे, गैस का संपीड़न, तो चूंकि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए सिस्टम का हीट सिंक को जाएगा, और चूंकि हीट सिंक को जाने लगेगा, इसलिए पिस्टन इस गैस को नीचे की ओर दबाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होते जा रही है। तो गैस का एनर्जी सिंक को दिया जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी डाउन होते हैं, तो उसकी वजह से पिस्टन इसको कंप्रेस करेगा, तो नीचे की ओर जाएगा। और हमने एक चीज ध्यान रखा है कि हम यहाँ पे आइसोथर्मल संपीड़न कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वो ये उतने अमाउंट ऑफ हीट इस सिंक को देगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये वाला समतापी संपीड़न C से D के लिए। ठीक, डायग्राम में C से जो D का पोर्शन था आपका, ये वाला C था और ये वाला D था। इस पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर C के कोऑर्डिनेट P3 V3 T2 मिलने वाले हैं आपको। पॉइंट नंबर D के कोऑर्डिनेट P4 V4 और T2 मिलने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट है। अब जो आपका सिस्टम है वो सिंक को T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा देगा, Q2 ऊष्मा देगा ना, और W3 कार्य करेगा। ध्यान से विजुअलाइज करिएगा हर चीज को। यहाँ पर ये सिस्टम इस सिंक को Q2 ऊष्मा देगा और टेम्परेचर T2 पे स्टैंड बाई रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं। सो जो सिमिलर कैलकुलेशन आप फिर से, Q2 ऊष्मा देगा जो किए गए कार्य के बराबर होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में। वॉल्यूम V3 से V4 पहुंच जाएगा PdV, जहां पर R T2 टेम्परेचर T2 हो गया है log V4 अपॉन V3, log V4 अपॉन V3, वॉल्यूम V3 से V4 पे गया है। अब अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, जैसे V4 अपॉन V3 को मैं V3 अपॉन V4 लिखूं, तो आपको पता है यहाँ पे -1 की पावर आएगी, और लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से वो माइनस सामने आ जाएगा। तो RT2 log V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू एरिया CHFDC। देखेंगे डायग्राम में एरिया, ये वाला देखिए CH, ठीक, और FD, ये वाला CHFD, ये देखिए CHFD, फिर से C साइक्लिंग के बाद। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो निकल के आया वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि संपीड़न जब हम लोग कर रहे हैं तो पिस्टन गैस को दबा रहा है, गैस पर काम किया जा रहा है, पिस्टन के द्वारा गैस पर वर्क किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि निकाय के द्वारा जब काम किया जाएगा तो प्लस, निकाय पर काम किया जाएगा तो माइनस। तो ये माइनस साइन उस चीज को भौतिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे आपने निकाल के लेके आए। तो एक वर्क W3 ये हो गया। अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट नंबर D से A तक एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे, एडियाबेटिकली उसको कंप्रेस करेंगे। ठीक, तो उसके लिए फिर से उस
सिस्टम को आप यहाँ से उठाकर स्टैंड पे रख देंगे, ठीक, और उसको धीरे 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 कंप्रेस होने देंगे उष्मा के बिना आदान प्रदान के। जहाँ कहाँ पे बिना आदान प्रदान होगा? स्टैंड पे होगा। तो फिर से वही आपको कुल मिला के कैलकुलेटेड फॉर्म में मैथमेटिकली एक टर्म मिलेगा कि उस जगह पे चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो P3 V3 T2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट नंबर सी का, डी का कोऑर्डिनेट P4 V4 T2 क्योंकि टेम्परेचर इज सेम, मतलब निकाय सिंक को T2 ताप पर, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है, मैं फोर्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर डी से ए अपन रिटर्न हो रहे हैं, ओके। तो डी पे P4 V4 T2, हाँ चूंकि अब एडियाबेटिक ये वाला ग्राफ है जो कि हमारा ये वाला पॉइंट नंबर डी था जी, और ये वाला पॉइंट नंबर ए था, उस चारों आयत का ए वाला पॉइंट। अब चूंकि एडियाबेटिक आप कंप्रेशन कर रहे हो, तो कंप्रेशन जब करते हैं, गैस को जब दबाते हैं हम लोग, तो उसके अणु परमाणुओं की गति या टक्कर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जगह वॉल्यूम कम होगा, ठीक, और उसकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लगेगा। तो भाई पॉइंट नंबर डी पे उसका टेम्परेचर T2 था, जो कि बढ़कर फिर से वापस इनिशियल कंडीशन में जितना टेम्परेचर था उसका, इट मींस T1 उतना हो जाएगा, यहाँ पर T2 है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है और एडियाबेटिक प्रसार में या एक्सपांसन में टेम्परेचर घटेगा। तो चूंकि यहाँ तक तो आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो T2 अपने आप को यहाँ पे मेंटेन किया था, T1 और T1 ने यहाँ पे अपने आप को मेंटेन किया था। यहाँ पे आपका टेम्परेचर डाउन हुआ था, T1 से T2 हुआ था। इस कंडीशन में T1 बड़ा है T2 से, यहाँ भी हो, ठीक, और यहाँ से T2 से ये चूंकि एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन की वजह से जो एक्सटर्नल एनर्जी में चेंज होगा वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो फिर पॉइंट नंबर डी के कोऑर्डिनेट ये, ए के कोऑर्डिनेट ये, क्योंकि P4 V4 से P1 V1 इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे आप, ठीक है, और फिर वर्क एक W4 काम यहाँ पर किया जाएगा ताप T1 को प्राप्त करते हुए। तो W4 इज इक्वल टू V4 से V1 तक, यहाँ से V4 से V1 तक PdV, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 आएगा। ये डिटेल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मत करिएगा, केवल ये ध्यान रखिएगा कि जब करेंगे तो एक माइनस साइन आपको मिलेगा, उस चीज को याद रखिएगा, ठीक। आगे पीछे चीजें होंगी उसको पुट आउट करने के लिए केवल एक माइनस साइन आएगा। ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, किसके एरिया को? DFEAD, वहां पे डायग्राम पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, देखिए डी, ठीक, ये वाला आपका पॉइंट नंबर DFEAD को, ठीक, इस वाले खंड को, इसको। ओके स्टूडेंट, तो ये चारों आपने कार्य निकाल लिए। अब देखिए ये वाला पॉइंट नंबर 4 में भी अब हमें एक पूर्ण चक्र में कितना काम करना होता है उसे हमें निकालना है। तो पूर्ण चक्र के लिए W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब जो हमारा रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न में किया गया कार्य है वो अमाउंट में सेम और साइन में जस्ट अपोजिट है। जैसे पॉइंट नंबर 2 में हमने जो कैलकुलेट किया है इज R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, और पॉइंट नंबर 4 पे आप जो कैलकुलेट करते हैं ये वाला माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो दीज आर सेम अमाउंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैथमेटिकली ये दोनों टर्म आपके कैंसल आउट हो जाएंगे टोटल के केस में। चूंकि W2 इज इक्वल टू माइनस W4, सो 2 and 4 इज कैंसल आउट। फाइनली यू हैव W1 प्लस W3। W1 है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और W आपका 3 जो है, ये देखिए W1 यहाँ पे मिला था और W3 यहाँ पे मिला था। तो एक है आइसोथर्मल आपका एक्सपांसन और एक है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो W1 प्लस W3, तो कुल मिला के W3 वर्क सिस्टम पे किए थे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो फाइनली W इज इक्वल टू W1 मतलब Q1 था, Q1 उसमें वो स्रोत से लिया था, और W3 सिंक को दिया था, तो माइनस Q2 यहाँ पर ये टोटल वर्क के फॉर्म में डिफाइन होगा, मतलब हीट डिफरेंस। एरिया के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से इसको देखेंगे ABGEA प्लस इतना
माइनस इतना माइनस इतना। थोड़ा डायग्राम में आप देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इसलिए एरिया का फॉर्म रहेगा। देखिए सबसे पहले ए बी, ठीक, ये ए बी से चलिए जी, और मतलब कुल मिला के इस बड़े वाले एरिया डायग्राम से हम कट करके इस चीज को निकालेंगे, ठीक, इस चीज को निकालेंगे, तो फाइनली हमें ये साइकिल का एरिया प्राप्त होगा। आप उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख के उस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो लिखा है वहां पे स्टेटमेंट, इसको डायग्राम के सामने रख के आप उसको चेक करेंगे, आपको सेम पूरे एक चक्र का वर्क मिल रहा है। मतलब ये जो निकल के आ रहा है वो एरिया Q1 माइनस Q2 ABCDA उस साइकिल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। मतलब कुल अवशोषित ऊष्मा, कुल अवशोषित ऊष्मा कहने का मतलब है जी निकाय ने कितना ऊष्मा लिया। देखिए Q1 आप लिए थे, उसमें से Q2 तो आप सिंक को दे दिए, तो बचा कितना, तो निकाय ने कितना लिया, स्रोत से Q1 लिए और Q2 सिंक को दे दिए, तो जितना डिफरेंस है वो निकाय ने लिया है। तो उस दौरान कितना काम करना पड़ा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W1 प्लस W3। W1 का मैथमेटिकल वैल्यू कितना है, RT1 log V2 बाई V1, और W3 की वैल्यू माइनस RT2 log V3 अपॉन V4। यहां से एक चीज, ये सबसे आपका मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बिंदु A और D एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित हैं। डायग्राम में आप देखेंगे पॉइंट नंबर A और D, ये वाला D, ये दोनों एक ही एडियाबेटिक आपके पॉइंट पर लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एडियाबेटिक इक्वेशन लगाएंगे P1 और V4 के कंसेप्ट में, P1 और P4, V1 और V4 के कंसेप्ट में। ये चीज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में किए गए कार्य में भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपका काम आएगा आपका एडियाबेटिक इक्वेशन आपको कितना याद है, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त कर लिए यहाँ से हम लोगों ने। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जब रुद्धोष्म अवस्था समीकरण का क्लास हमने किया है तो तीनों प्रकार के समीकरणों को कैसे कैसे लिखा जाता है उस चीज को वहां पे लिखा है, तो उसको याद भी करके चलना है आपको। 3 फॉर्म है, एक तो P V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें से एक दूसरा ये है ताप के फॉर्म में, T1 V1 पॉइंट नंबर। यहाँ पे ग्राफ पे चूंकि हम बोल रहे हैं कि A और D सेम रुद्धोष्म वक्र पर हैं, तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए आप जानते हैं कि ये P1 V1 T1 था, और यहाँ पर P4 V4, ठीक, और ताप कितना था जी, T2 था। तो इसके लिए रुद्धोष्म अवस्था समीकरण ये वाला यूज करेंगे, तो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। यू हैव अ एक्सप्रेशन T2 अपॉन T1 की जगह आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली पॉइंट नंबर B और C, तो पॉइंट नंबर B और C मतलब B एंड C ये भी सेम रुद्धोष्म वक्र पर हैं, ये भी सेम रुद्धोष्म वक्र पर है, और यहाँ के लिए क्या है जी, P2V2 T1, और यहाँ के लिए क्या है, P3V3 T2। तो यहाँ के लिए जब आप एक ही रुद्धोष्म वक्र पे ये एक्सप्रेशन लगाएंगे तो T1V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V3 गामा माइनस 1, और फिर आपको ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3 की पावर, सॉरी, गामा माइनस 1। पावर एलिमिनेट करेंगे तो फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3, और इसे सेट आउट करेंगे तो V2 अपॉन V1 की जगह आप V3 अपॉन V4 या V3 अपॉन V4 की जगह V2 अपॉन V1 रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे, यहाँ पे जो V3 अपॉन V4 आया है उसके जगह वही मैं रख सकता हूँ V2 अपॉन V1। ये चीज यहाँ पे मिला। पॉइंट नंबर ये B और C और A और D के बीच रुद्धोष्म एप्लीकेशन अवस्था समीकरण के इम्प्लीफिकेशन से, ठीक। तो फाइनली अब यहाँ पर ये दो टर्म सेम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में आपका, ये log V2 अपॉन V1, ये भी log V2 अपॉन V1 हो जाएगा, उसको आप कॉमन ले लेंगे, R भी कॉमन मिल जाएगा। तो फाइनली जो वर्क होगा, वर्क डन एक कंप्लीट साइकिल में, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। ये किया गया टोटल वर्क है, ठीक। अब इस पे एफिशिएंसी की बात करते हैं कि इंजन की दक्षता कैसे निकालते हैं, तो उसको एक ईटा नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, ये ग्रीक लेटर है। तो ईटा इज इक्वल टू किया गया काम बटे
कितना ऊष्मा वो लिया था। मतलब दक्षता या लाभ या क्षमता कैसे निकालोगे, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके एवज में उसने कितना काम करके दिया, उसका अनुपात निकालना है। तो W अपॉन Q1 ऊष्मा वो लिया था स्रोत से, और W काम करके दे रहा है, जो कि जस्ट इसके ऊपर एक्सप्रेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है इतना है करके। तो W इज अपॉन Q1, मतलब Q और W क्या है जी हमारा, Q1 माइनस Q2, ये निकाले हुए हम लोग, ये लिखा है। तो फाइनली यू हैव Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक। डिवाइड आउट करेंगे तो एक्सप्रेशन आपको ऐसे मिलने वाला है। वैल्यू पुट करेंगे, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ये है जो निकल के आई है, RT1 माइनस T2 लॉग V2 अपॉन V1। और Q1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आप निकाले हुए हैं, ये देखिए Q1 ये है RT1 लॉग V2 अपॉन V1। जब इसे आप पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो देखिए RT1 माइनस T2 लॉग E V2 अपॉन V1 लॉग E V2 अपॉन V1 इज कैंसल आउट, R से R कैंसल आउट, T1 माइनस T2 अपॉन T1, फाइनली यू हैव 1 माइनस T2 अपॉन T1, इट मीन्स ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो दक्षता जो है, क्षमता जो है, वो सिर्फ और सिर्फ तापों का समीकरण बन के आया है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नॉट another kind of variable terms include in this formula। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट है कि 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, देखिए ईटा का वैल्यू क्या होता है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में, चलिए पहले मैं इस पे मेन पे बात करता हूँ, एक ही मतलब है। ये जो एक्सप्रेशन आया है आपका, यही कार्नो इंजन की दक्षता को रिप्रेजेंट करता है। ये तो एक मैथमेटिकल सेटअप है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रिजल्ट, पहला रिजल्ट क्या निकला, दक्षता केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि T2 और T1 है। इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। देखिए 1 माइनस T2 अपॉन T1, कुछ ना कुछ घट रहा है। कब ये 1 होगा, जब T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। T2 क्या चीज है, सिंक का ताप है, जिसको ऊष्मा हम लोग देते हैं, ठीक, सिंक का ताप है। तो सिंक का ताप अगर 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन, तब वो होगा आपका ईटा आपका 1 होगा। याद रखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं ना, केल्विन की। वो सिंक का ताप है T2, जिसको 0 केल्विन होना चाहिए, तब ईटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक। सिंक का ताप 0 केल्विन प्राप्त करना संभव नहीं है, अर्थात आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे प्राप्त करोगे। कोई सिस्टम इंजन बनाओगे जिसमें आपको ये रहेगा कि जिसको ऊष्मा देंगे उसका ताप कितना होना चाहिए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना नेगेटिव टेम्परेचर पे जाना। तो इससे यह तय हुआ कि T2 कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता, और T2 कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा आपके दक्षता में घटेगी, और ये रिजल्ट देता है कि दक्षता 100% नहीं हो सकती, इसको प्रैक्टिकली प्राप्त करना संभव नहीं है, ठीक, रिजल्ट। और आइए, ये कंक्लूजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही आपका विजुअलाइज, मैथमेटिकल क्या बनाए, क्या हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया, कितना लिखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पॉइंट्स हम निकाल के लेके आए हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस मेन दिस टॉपिक। अब कह हुआ कि इस प्रकार जो दी गई ऊष्मा को हम पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में नहीं बदल सकते, चाहे आपके इंजन का पिस्टन कितना भी फ्लेक्सिबल हो, कितना भी स्मूथ काम करे, एनर्जी लॉस या यहाँ पर कंप्लीट वर्क कन्वर्जन नहीं है, ठीक। अब ईटा बराबर 0 कब होगा जी, दक्षता 0 कब होगी, T1 इज इक्वल टू T2 होगा। देखिए यहाँ पर अगर T1 और बराबर T2 हो गया, कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कब इंजन काम नहीं करेगा, जब T1 इज इक्वल टू T2, अर्थात स्रोत व सिंक का ताप एक समान होने पर कार्नो इंजन काम नहीं करेगा। मतलब जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का है उतना ही टेम्परेचर इंजन का रहेगा, तो इंजन काम नहीं करेगा, ठीक। अब होता यह है कि देखिए, चूंकि जितने इंजन हमारे बने हुए हैं, अच्छा इस सबसे एग्जांपल में आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं, स्टीम भाप इंजन। भाप इंजन में हमारा जो वर्किंग सब्सटेंट है वो भाप है, ठीक। एनर्जी जो उसको देते हैं, गर्म हम लोग जो करते हैं, वो उसके लिए एक स्रोत की तरह काम करता है। और भाप जो होता है हमारा,
वो वर्क करके देता है, और सराउंडिंग में जो भाप रिलीज होती है, जो भाप छोड़ी जाती है वातावरण में, वो सिंक की तरह काम करती है। कहने का मतलब है कि जो इंजन का सोर्स होता है, जिसको हम लोग कहेंगे बॉयलर, तो बॉयलर में पानी गर्म करोगे तो वो आपका स्रोत है। बहुत ज्यादा ताप में बॉयलर को गर्म करें तो वो स्रोत है। उससे जो बन रहा है स्टीम आपका वर्किंग सब्सटेंट है, वो काम करके देता है। और वो भाप जब रिलीज होती है वातावरण में, वो सिंक है। सिंक क्या है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कंसेप्ट ये है कि T2 का मान जितना कम रहेगा, T2 कम होते होते देखिए ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा दक्षता मिलेगा आपको। अब चूंकि हीट इंजन में क्या हो रहा है, बॉयलर है जहां पानी गर्म हो रहा है, सॉरी स्टीम इंजन में वो भाप काम करके दे रहा है और फिर उस भाप को रिलीज कर रहे हैं वातावरण में। छुक छुक गाड़ी जो आप देखते हैं टीवी में पुराने जमाने के, तो जो रिलीज हो रहा है वातावरण में जा रहा है। तो वातावरण का ताप T2 कितना कम कर लोगे? एकदम 100% निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि T2 बराबर 0 केल्विन हो। तो क्या आपके वातावरण का ताप 0 केल्विन है जी? क्या आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्या आप जी पाएंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो वातावरण का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। 23 डिग्री, अभी आपको एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। अधिक से अधिक गर्मी के दिनों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसे आप कितना कम कर सकते हैं? कम करना है आपको अच्छे इंजन के लिए, नहीं कर सकते। तो चूंकि हम लोग सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने स्रोत के टेम्परेचर को बहुत हाई रखते हैं। जो T1 की टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है। इसीलिए इंटरनल कंबंशन इंजन होते हैं, बहुत फ्लेमेबल चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्लाज्मा को यूज़ करते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। क्योंकि ये T1 जितना ज़्यादा होगा, T1 कॉन्सेप्ट समझिए अब यहाँ पर, T1 जितना ज़्यादा होगा ये वाली क्वांटिटी उतनी छोटी मिलेगी। और T1 किस चीज़ का ताप है? आपके स्रोत का ताप है। ओके, तो T1 जो है स्रोत का ताप है, उसको जितना ज्यादा रखेंगे आप उतना ज्यादा आपकी इफिशियंसी होगी। सोचिए इंजन बनाने के लिए ये भी एक कंस्ट्रेंट है। आपके इंटरनल इंजन में इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, ताप इतना ज्यादा होना चाहिए, तब आपकी दक्षता होगी। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। फिर देखिए, इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। जो आपकी ये इफिशियंसी है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल का बिहेवियर नहीं आया है, चाहे वो डायटोमिक गैस हो या हाइड्रोजन यूज़ करें आप फ्यूल के रूप में, नाइट्रोजन यूज़ करें, पेट्रोलियम यूज़ करें, सीएनजी यूज़ करें, एलपीजी यूज़ करें, डजेंट मैटर। क्या वर्क आपको करके देना है वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। फिर कार्नो उष्मा इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन भी है, अर्थात सिंक से हम Q2 उष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ से कार्य करवाकर स्रोत को Q1 उष्मा भी दे सकते हैं, जो कि एक रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। तो चूंकि कार्नो साइकिल में हम उसको दोनों तरफ पढ़ेंगे, अभी आपने एक चक्र को पढ़ा है, अब इसको रिवर्स दौड़ाएंगे इसको और रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तब जाके कार्नो के इंजन का कंप्लीट आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक, अगले क्लास में अपन कार्नो इंजन को रिवर्स मोड में कैसे वो जाएगा और कैसे आप रेफ्रिजरेटर के मेन कंसेप्ट को समझ पाएंगे, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो ये जो मेन कंक्लूजन जो पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और चूंकि कार्नो के थ्योरम को पढ़ना है, और थ्योरम आपका थ्योरी है जो कि कंक्लूजन्स पे बनेगा। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में कार्नो इंजन के रिवर्स प्रोसेस को स्टडी करेंगे हम लोग, कार्नो साइकिल के। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, कंसेप्ट बिल्टअप करिए, और एग्जाम में अगर आता है तो आपको इस तरह से इसको डील करके आना है। डेफिनेटली ये बड़े मार्क्स में ही आएगा। ओके, थैंक यू।